हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएच क्लासेस। आज से हम शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग ईवीएस। तो ईवीएस पढ़ाने के मेथड्स यानी विधियां समझने से पहले एक बार देखते हैं कि ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, इसका क्या मतलब है। ये सीटेट का क्वेश्चन है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब है अंतः विषय प्रकृति, यानी ईवीएस जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिक्स करके यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके कंटेंट्स या मेथड्स को हम इन्वायरमेंटल साइंस में यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन है साइंस एंड सोशल साइंस, बी है सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ऑप्शन सी है साइंस, ऑप्शन डी है साइंस सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है साइंस सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यानी क्लास 1 टू क्लास 5 तक जो हम ईवीएस पढ़ाते हैं उसके अंदर हम सिर्फ इन्वायरमेंटल नहीं पढ़ाते, उसके अंदर हम साइंस भी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इस ईवीएस में हम सब्जेक्ट के अंदर उनको प्रोवाइड कराते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ईवीएस क्लासरूम टीचिंग को। तो सबसे पहला मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि। दूसरा है योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। तीसरा है कथात्मक विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। चौथा है सहभागिता अनुभव विधि यानी पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस मेथड। पांचवा है खेल विधि यानी प्लेवे मेथड। छठा है पूछताछ विधि यानी इंक्वायरी मेथड। सातवां है सहयोगी क्रिया विधि यानी कोऑपरेटिव एक्टिविटी मेथड। आठवां है वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है जो अभी सीबीएसई ने रिलीज़ की है, इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पहली विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान विधि का जब हम अपनी क्लासरूम में प्रयोग करते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है समस्या का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या करता है टीचर, पहले खुद सोच विचार करके एक समस्या यानी प्रॉब्लम को चूज़ करता है। फिर जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन या पृष्ठभूमि को एक्सप्लेन करता है या उन बच्चों को एक ऐसी सिचुएशन में डालता है कि वो बच्चे मेंटली रेडी हो सकें, वो ये समझ सके कि हाँ ये सच में एक प्रॉब्लम है। यानी बच्चों को मेंटली रेडी करना या मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करना, ये भी इसी स्टेप के अंदर आता है। और अल्टीमेटली टीचर क्लियर शब्दों में, क्लियर इंस्ट्रक्शंस में उस प्रॉब्लम की एक डेफिनेशन देता है ताकि बच्चे आगे के स्टेप्स पर वर्क कर सकें। दूसरा स्टेप है परिकल्पना का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम एक एस्टिमेटेड सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का लगाने लगते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। यानी हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर हम जैसे ही किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम अनुमान लगाने लगते हैं कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि अध्यापक और बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। इसमें टीचर भी अपने सुझाव देता है कि इसका क्या संभव सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा चरण है यानी तीसरा स्टेप है तथ्यों का संकलन एवं संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इस स्टेप के अंदर क्या करते हैं बच्चे, जो हमने पहले से परिकल्पना की है कि हाँ ये सल्यूशन हो सकता है, अब उससे संबंधित तथ्यों को हम एकत्रित करते हैं यानी उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। जैसे हमें अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ चाहिए होता है, उसी तरीके से इसमें हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। अब इसका रिसोर्स क्या हो सकता है, मतलब हो सकता है बच्चे की टेक्स्ट बुक में लिखी हुई बातें हो सकती हैं या फिर रिसोर्स बुक हो सकती हैं जो लाइब्रेरी से बच्चा ले सकता है, इंटरनेट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। यहाँ से
इन सारे रिसोर्सेज से उसे फैक्ट्स को कलेक्ट करना है होता है और ढंग से ऑर्गेनाइज करना होता है। इसी स्टेप में आता है विश्लेषण करना, यानी एनालाइज करना सारे फैक्ट्स को, और जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल कर अपने फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना। फोर्थ स्टेप है निष्कर्ष निकालना, यानी ड्राइंग द कंक्लूजन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने फैक्ट्स को इकट्ठा किया था और उनको एनालाइज किया था, उसके आधार पर हम उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालते हैं, इसका एक निष्कर्ष निकालते हैं। इस स्टेप में एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखनी है कि इसमें हमें विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने देना चाहिए कि ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि उन बच्चों में एक निर्णय शक्ति यानी डिसीजन लेने की पावर का विकास होगा। फिफ्थ स्टेप है निष्कर्षों का परीक्षण एवं सामान्यीकरण, यानी टेस्टिंग कंक्लूजन्स एंड जनरलाइजेशन। इस स्टेप में क्या होता है, टीचर इवैल्यूएट करता है यानी मूल्यांकन करता है किस चीज़ का, बच्चों ने जो जो सॉल्यूशन बताए हैं, और उनका मूल्यांकन करने के बाद एक जनरल सॉल्यूशन पूरे बच्चों को यानी पूरी क्लास को बताता है। और लास्ट स्टेप है समस्या का लेखन यानी रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, मतलब यही है कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुंच रहा है, वो फर्स्ट प्रॉब्लम के चयन से लेकर यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम से लेकर उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उन सबको एक रिटन फॉर्म में अपने पास रखता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम का चुनाव कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रही हूँ। पहली डेफिनेशन है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, जिसको हम मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो वो है मुदालियर कमीशन। इस कमीशन ने कहा है कि अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम जो है वो मृत्तिक के समान रह जाता है यदि उसे उचित प्रकार की शिक्षण विधि तथा उचित प्रकार के अध्यापकों द्वारा जीवन में पदार्पित ना किया जाए। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है DSSB में कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसी से संबंधित डेफिनेशन को हमें उसी टाइम देख लेना चाहिए, तो याद भी रहता है। अगली डेफिनेशन है CV गुड के द्वारा, समस्या विधि अनुदान की वह विधि है जिसमें चुनी परिस्थितियों के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें समाधान की मांग हो। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रमुख समस्या का समाधान तत्संभव छोटी छोटी समस्याओं के मिश्रित समाधान से किया जाता है। यानी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो समस्या विधि में क्या करते हैं, एक परिस्थिति को चुनते हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, और वो परिस्थिति ऐसी हो जिसमें समाधान की मांग की जा सके, यानी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सल्यूशन डिज़ायरेबल हो। हाउ टू चूज़ अ गुड प्रॉब्लम, यानी समस्या समाधान विधि का प्रयोग करने के लिए एक अच्छी समस्या का चुनाव एक अध्यापक कैसे करे। सबसे पहला है समस्या चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चा उस पर थोड़ी रिसर्च कर सके, थोड़ी खोज कर सके, उसके फैक्ट्स को ढूंढने में थोड़ी मेहनत करे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे हमेशा ऐसे काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं जिसमें थोड़ी चुनौती हो। अगर हमने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही यानी बच्चे की रीच के अकॉर्डिंग ही कोई उन्हें प्रॉब्लम दे दी, तो उसमें वो उसके लिए बोरिंग भी हो जाएगी, बिकॉज उसका सोल्यूशन उसे पहले से ही पता होगा। सेकंड पॉइंट है निश्चित स्वरूप यानी डेफिनेट, यानी जो भी प्रॉब्लम हम बच्चे को दे रहे हैं, समस्या बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एकदम सुस्पष्ट होनी चाहिए, सुपरिभाषित और सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी उसको प्रॉब्लम को पढ़ के बच्चा कंफ्यूज ना हो कि इसमें करना क्या है। प्रॉब्लम बिल्कुल राइटली स्पष्ट होनी चाहिए बच्चे के सामने कि हाँ इस प्रॉब्लम ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसका मुझे सल्यूशन ढूंढना है।
तीसरा पॉइंट है संबंधित विषय सामग्री की उपलब्धता, यानी जो भी हमने बच्चे को प्रॉब्लम दी है उससे रिलेटेड जो उसे मटेरियल चाहिए, जो मैटर चाहिए, वो बच्चे के पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो बच्चा इधर उधर भटक रहा है, हमारी लाइब्रेरी में वो मटेरियल ही नहीं है जिसे यूज़ करके बच्चा अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुंच जाए, तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित। ईवीएस को हम पढ़ाते हैं उनकी बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट कर कर। तो जो भी हम उन्हें प्रॉब्लम दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो समस्या ऐसी हो जो उनके पर्यावरण एवं समाज से संबंधित हो। सिक्स्थ पॉइंट है रुचियों के विस्तार में सहायक, यानी हेल्पफुल इन एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों में नए एक्सपीरियंसेस हों और नई नॉलेज हो। अगर बच्चे को नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है समस्या के प्रति अपनत्व की भावना का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, यानी बच्चे के अंदर ये समझ उत्पन्न करना कि ये जो समस्या आपको दी गई है ये आपके रियल लाइफ से संबंधित है और ये सिर्फ आपसे ही नहीं आपकी सोसाइटी से भी संबंधित है। तो उससे क्या होगा, बच्चा उसमें रुचि दिखाएगा और उसके सोल्यूशन निकालने के लिए कार्य करेगा। और लास्ट पॉइंट है उपयोगी, यानी समस्या समाधान करते समय, प्रॉब्लम चूज़ करते टाइम टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम उस बच्चे के लिए उपयोगी यानी यूज़फुल हो, जिससे उसे अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके, यानी उसकी नॉलेज और उसके एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा वास्ट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले सीटेट का एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन टॉपिक को बढ़ाने के लिए 4 डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है। पहली मेथडोलॉजी में टीचर कहता है स्टूडेंट्स को टू कलेक्ट एयर सैम्पल्स बिफोर एंड आफ्टर दिवाली, स्टडी देयर क्वालिटी एंड टैबुलेट द फाइंडिंग्स। दूसरे में कहते हैं कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से टॉपिक को लाउडली पढ़ें और बाद में उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया जाए। तीसरे में कहते हैं कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो सारे टीचर्स बता दें। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि हम बच्चों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएं ऑन एयर पोल्यूशन। तो इसमें बी और सी ऑप्शंस तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ना ही बच्चे को कहेंगे कि तुम टेक्स्ट बुक से लाउडली पढ़ लो, ना ही हम सारे आंसर्स डायरेक्टली बच्चों को बता देंगे। तो अब हमारे पास रहता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग आंसर हैं, बहुत कंफ्यूजिंग आंसर हैं कि ए आंसर होगा करेक्ट या डी। तो इसमें हम देखेंगे कि ए आंसर विल बी करेक्ट, और इसका आंसर जान ले क्यों। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर बच्चा सिर्फ ऑडियो विजुअल यानी 2 सेंसेस का यूज़ करके उस चीज़ को समझेगा, लेकिन जब हम उन्हें एयर का सैम्पल्स कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर में फाइंड करेगा कि दिवाली से पहले क्या एयर क्वालिटी थी, दिवाली के बाद क्या एयर क्वालिटी थी, वो खुद एनालाइज करेगा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो इस टॉपिक के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो ए है, यानी ये किसके अंडर लाई करता है, इट लाई अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फर्स्ट है एक्टिव स्टूडेंट्स, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि सारा काम इसमें बच्चा खुद कर रहा है, टीचर सिर्फ उन्हें एक प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रही है, उसके सोल्यूशन तक पहुंचने तक बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, यानी थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द चाइल्ड विल रिमेन एक्टिव। नेक्स्ट है रियल लाइफ सिचुएशंस। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, बच्चे की रियल लाइफ यानी उसकी सोसाइटी से रिलेटेड होनी चाहिए। थर्ड है हैबिट डेवलपमेंट, यानी इसमें क्या, बच्चे में कुछ अच्छी आदतों का विकास होगा। अच्छी आदतें कैसे, बच्चा योजना बनाएगा, खुद प्लानिंग करेगा, उसके बाद वो चिंतन करेगा, एनालाइज करेगा चीज़ों को, बच्चे में एक एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है परमानेंसी ऑफ लर्निंग, यानी जब बच्चा खुद करके सीखता है तो उसकी नॉलेज कैसी होती है, परमानेंट। तो अगर हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग क्या होगी, परमानेंट, यानी देयर विल बी परमानेंसी ऑफ लर्निंग।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी को समझना। जब बच्चे को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये उसकी सोसाइटी से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड है, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करना अब उसके हाथों में है, तो इससे क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बच्चा अपने उत्तरदायित्व यानी अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है। नेक्स्ट है ब्रॉडर थिंकिंग। जब बच्चा किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढ रहा होता है तो वो उस प्रॉब्लम के हर पहलू पर नज़र डालता है, हर पहलू के बारे में सोचता है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो विचार शक्ति है उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी ब्रॉडर हो जाती है उसकी थिंकिंग। नेक्स्ट है हेल्दी रिलेशन, यानी जब टीचर ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी है कि वो अपनी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ टीचर उनके ओपिनियंस को भी वैल्यू दे रहा है, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर में एक हेल्दी रिलेशन बिल्डअप होता है। लास्ट है मोटिवेशन। जब बच्चे को एहसास होता है कि उसने एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला है, तो इससे वो आगे लर्निंग के लिए भी मोटिवेट होता है। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। सबसे बड़ा डीमेरिट है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी समय बहुत लग जाता है, हम सारे टॉपिक्स को इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से नहीं पढ़ा सकते। दूसरा होता है मोनोटोनस मतलब नीरस हो जाना, इंटरेस्ट नहीं रहना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और बच्चे एक टाइम के बाद बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। थर्ड है मोर यूज़फुल फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, यानी जो बुद्धिमान बच्चे हैं, जिनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिनका एक ब्रॉडर थिंकिंग है, ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए उपयोगी रहता है, जबकि जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, स्लो लर्नर्स हैं, वो अपने आप को कहीं लैग बिहाइंड फाइंड करते हैं। फिफ्थ है लैक ऑफ अवेलेबल मटेरियल। कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल सब बच्चों तक प्रोवाइड नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि अगर कोई सोर्स आपको ऑनलाइन मिल रहा है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे उसे एसेस कर सकें। सिक्स्थ है अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स या रॉन्ग कंसेप्ट्स। हो सकता है कि कई बार बच्चे एकदम से किसी रिज़ल्ट पे पहुंच जाए और उनका कंसेप्ट गलत हो। दूसरा है कि अगर बच्चे का सोल्यूशन एक जनरलाइज सोल्यूशन से अलग हो, तो कई बार बच्चा उससे डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो ये हैं डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।